गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप समस्त विद्यार्थियों का वेलकम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज पुनः हम एक वीडियो आपके बीच भेजने की कोशिश हमारे द्वारा हम देखेंगे कि विकास चैप्टर का पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं आपके बीच, और हम लोग अध्ययन करेंगे विकास चैप्टर जो क्लास 10th के इकोनॉमिक्स पुस्तक के अंतर्गत पहला चैप्टर जो आता है वो आता है विकास चैप्टर। और विकास चैप्टर का पार्ट 1 हमने आपके बीच भेजा है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप जाके देखेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है सुनील सर ऑफिशियल 093 को कोड डाल करके आप देखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे बच्चों, मेरे साथियों, नौजवान मित्रों। तो आइए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और वो इकोनॉमिक्स पुस्तक के अंतर्गत का चैप्टर विकास 1 का पार्ट 2 में हम बात करेंगे पहले बीएमआई का, है ना। बीएमआई, तो बीएमआई का मतलब क्या होता है? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक। क्या होता है मेरे बच्चों? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, दैट मीन्स शरीर द्रव्यमान सूचकांक। यानी ये है क्या? तो हम लोग देखेंगे कि ये है क्या। तो ये आप देखेंगे किसी वयस्क व्यक्ति के अल्पपोषित होने की जांच करता है। ये बीएमआई एक मानक है, एक जांच करता है। ये क्या करता है? जो व्यक्ति कोई वयस्क व्यक्ति अगर अल्पपोषित है, उसका समुचित पोषण नहीं हुआ है, तो वो देखेगा जांच करके कि इस व्यक्ति का कितना पोषण हुआ है या कितना पोषण होना बाकी है, या ये व्यक्ति क्या पोषित है। तो इसकी जांच की पुष्टि करता है, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, दैट मीन्स बीएमआई, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, है ना। अब हम बात कर लें कि ये 5 से यदि कम हो, बोल रहा है यदि ये 5 से कम हो तो अब व्यक्ति कुपोषित होता है। तो व्यक्ति क्या होता है मेरे बच्चों? कुपोषित होता है। और 25 से अधिक हो तो मोटापे से ग्रसित हो जाता है। नहीं, तो 5 से अधिक होना चाहिए और 25 से कम होना चाहिए। अगर 5 और 25 के बीच हो तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति पोषित होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में गिना जाता है। इसका पुष्टि अगर कोई करता है तो वो है बॉडी मास इंडेक्स। बोल रहा है व्यक्ति के किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल जो होता है वही कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना। पुनः एक बार इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। क्या बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति के किलोग्राम में व्यक्त भार को, किसी भी व्यक्ति के किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से, किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति के हाइट के वर्ग से, है ना, उस व्यक्ति का जितना हाइट है उसका वर्ग करने के बाद उससे भाग देने पर प्राप्त भागफल जो होता है वही कहलाता है क्या? वही कहलाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, है ना। तो हमें उम्मीद है आपको बीएमआई समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आधारभूत संरचना का। आप देख सकते हैं हम बात करेंगे किसका? आधारभूत संरचना का। और वो होगा क्या कि आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। नहीं, बोल रहा है कि आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अब रीढ़ की हड्डी का काम करती है, इतना बड़ा संज्ञा दे दिया गया आधारभूत संरचना को। तो आप देखेंगे कि किसी भी देश की सड़कें, किसी भी देश का रेलवे लाइन, किसी भी देश का विमान पतन और विद्युत उत्पादन, है ना, विद्युत उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं? जान होते हैं। बोला ये सारे चीजें ही किसी भी देश का आधारभूत संरचना को तय करते हैं। नहीं, अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक मेरे बच्चों। किसका बात कर लेंगे? मानव विकास सूचकांक, दैट मीन्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश के, है ना, हम देख ले कि मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। किसी भी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है मानव विकास सूचकांक में, जिसमें आप देखेंगे जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय शामिल किया जाता है। तो कौन कौन आधार पर मानव विकास सूचकांक
के तहत किसी भी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है, तो उसमें सम्मिलित होता है जीवन प्रत्याशा, उसमें सम्मिलित होता है शिक्षा, उसमें सम्मिलित होता है आय, और इन तीनों को मिला करके ही किसी भी देश किस कितना लिस्ट में है, कितना नंबर में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये तय किया जाता है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के तहत जीडीपी बोल रहा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, है ना। बोल रहा जीडीपी तथा उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के है ना स्तर भी देखे जाते हैं। बोल रहा इसमें ये सारे चीजें भी देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इसके तहत आप देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद देखा जाता है, फिर आप देखेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा देखे जाते हैं। ये सारे चीज देखने के बाद ही किसी भी देश के विकास को तय किया जाता है कि ये देश कितना विकास किया हुआ। यूएनडीपी बोल रहा है, यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है मेरे बच्चों? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। अगर आपको फुल फॉर्म कभी पूछ दे कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक आप देखेंगे 1990 में जारी किया गया था। कब? 1990 में जारी किया गया था मेरे बच्चों। ध्यान देंगे, बोल रहा मानव विकास सूचकांक को प्रत्येक साल, है ना, मानव विकास सूचकांक को प्रत्येक साल कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जारी करता है। अब बोल रहा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? मैंने समझाया होगा, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा जीवन प्रत्याशा क्या होता है। तो स्पष्ट मैंने डिफिनेशन दिया कि किसी भी बच्चों के जन्म के समय, जब किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय, किसी भी बच्चा के जन्म के समय ये अनुमान किया जाता है कि ये बच्चा कितना दिन तक जीवित रह सकता है, जीवन प्रत्याशा कहलाता है। क्या? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। नहीं तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार साल 2019 में जन्म लिए भारतीयों का जीवन प्रत्याशा कितना था? हमारे देश के जन्म लेने वाले बच्चों का जीवन प्रत्याशा कितना था? 69.7 वर्ष था, है ना। मान के चलिए 70 वर्ष। तो अब देखेंगे कि बांग्लादेश में यह 72.7 साल था, यानी हमारे देश से ज्यादा जीवन प्रत्याशा बांग्लादेश का था। आप समझ सकते हैं एक छोटा सा देश का जीवन प्रत्याशा हमारे देश से बेटर है। और फिर आप देखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट में श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश हमारे देश से ऊपर है ना। मानव विकास रिपोर्ट में श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देशों की स्थिति हमारे देश से बेटर है मेरे बच्चों। अगर सवाल बनकर के आ जाए आपके सामने कि मानव विकास रिपोर्ट के तुलना में, भारत के तुलना में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो श्रीलंका और भूटान की। उसमें भी आप श्रीलंका को टिक करेंगे। किसको? श्रीलंका को टिक करेंगे मेरे बच्चों। ध्यान देने जो की बातें हैं, श्रीलंका मानव विकास रिपोर्ट में 72वें स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका 72 स्थान पर है। और आप देखेंगे भूटान 129वें स्थान पर है और हमारा देश 130वें स्थान पर। तो हमारे देश से बेटर स्थान में आप देखेंगे श्रीलंका और भूटान है। अब हम बात करेंगे विकास की धारणीयता का। किसका बात कर लेंगे हम? विकास की धारणीयता का बात कर लेंगे, है ना। विकास की धारणीयता क्या कहता है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मैंने बताया होगा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, क्या बोल रहा है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ आप देखेंगे भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना विकास की धारणीयता कहलाता है। दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, या नहीं समझे तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है मेरे बच्चों। इतना बेहतरीन तरीके से मैं डिफिनीशन देने का काम कर रहा हूं। जो बच्चा इसको ध्यान से सुन लेगा ना, इस क्लास को जितने भी बच्चे हमारे ध्यान से सुन लेंगे, उनका ऐसे ही ये दिमाग में बैठ जाने वाला है, रटने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्या बोला? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के साथ साथ भविष्य के पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा के रख देना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, है ना।
अब बोल रहा है कि विकास की धारणीयता की विशेषताएं, बोल रहा है विकास की धारणीयता की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आइए हम लोग देखेंगे विकास की धारणीयता की विशेषताएं। बोल रहा है पहली विशेषता इसकी क्या कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग मेरे बच्चों, है ना। हम संसाधनों को बहुत बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करके ही सतत पोषणीय विकास की धारणा को बनाए रख सकते हैं। हम संसाधनों का बिना मतलब अंधाधुंध प्रयोग ना करके ही हम सतत पोषणीय विकास की धारणा को बनाए रख सकते हैं। बोल रहा दूसरी विशेषता क्या, बोल रहा इसकी दूसरी विशेषता है नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसका करें, हम नवीकरणीय संसाधन का उपयोग ज़्यादा करें। दैट मीन्स अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम ज़्यादा नहीं करें। जो हमारे बीच कम है, जो हमारे बीच कम मात्रा में अवेलेबल है, हम उसका प्रयोग नहीं करके हम किस पर डिपेंड हो जाएं, हम नवीकरणीय स्रोत पर डिपेंड हो जाएं, है ना। तो तीसरा बोल रहा है वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद। बोल रहा है वैकल्पिक संसाधन को ढूंढा जाए। बोल रहा है संसाधनों के पुनः उपयोगों व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो ये सतत पोषणीय विकास की ये सारी विशेषताएं थी। अब हम बात कर लें नवीकरणीय संसाधन जल के बारे में। तो जल नवीकरणीय संसाधन है जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जल की कमी पूरी दुनिया झेल रही है। जल की कमी की विभीषिका पूरी दुनिया झेल रही है मेरे बच्चों, हमारा देश भी झेल रहा है। आप देखेंगे कि भारत में भूमिगत जल जो है, भारत में अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो कई भागों में जल का अति उपयोग होने से गंभीर संकट बन गया। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के कई भागों में जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा संकट आने वाला है, संकट आ चुका है। बोला भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमारे देश में 300 जिलों से सूचना मिली। क्या मिली सूचना? हमारे देश के 300 जिलों से ये सूचना मिली है कि पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई। अंडरग्राउंड वाटर का जो लेयर है वो पिछले 20 सालों में 4 मीटर नीचे चला गया मेरे बच्चों। कितना मीटर? 4 मीटर नीचे चला गया। और देश का लगभग 1/3 भाग जो है, देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का, क्या भूमिगत जल भंडारों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है। तो अब बात करेंगे, यदि उपयोग करने का यही तरीका जारी रहा ना, यदि जल के उपयोग करने का यही तरीका जारी रहा मेरे बच्चों, तो आप देखेंगे कि अगले 25 सालों में देश का 60% भाग जो है इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। और समस्या ये हो जाएगी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और बहुत बड़ा संकट आने वाला होगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज मैं विकास चैप्टर का पार्ट 2 और यहाँ से ये चैप्टर हो जाता है पूर्णतः समाप्त। मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 विकास चैप्टर का आप देखना ना भूलें। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डील करने की कोशिश किया है मेरे बच्चों। चाहे झारखंड बोर्ड हो, यूपी बिहार बोर्ड, जिस किसी हिंदी मीडियम बोर्ड वाले बच्चे हों, सारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायी ये चैप्टर होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है। तो मैं ये बताऊंगा, अब आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जाते जाते जय हिंद, वंदे मातरम।